मैं ले लूँगी, हम करके क्या ले लीजिए। हाँ, क्या लेंगे आप लोग? आप लोग जो लेट आए हैं ध्यान दीजिएगा, राजस्व प्राप्तियां मैं लिखवा रहा हूँ, तो एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि राजस्व इससे प्राप्त आय में देनदारियों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। कल मैं सारी चीज़ इसके बारे में समझाया था कि जो राजस्व है मतलब स्वयं का स्व मतलब अपना मतलब ऐसी आय जहाँ से आप अर्जित कर रहे हैं जिसको लौटाने का उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा भी था कि जैसे कर होता है, फीस होता है, दंड होता है, जुर्माना होता है, ये सब सारी चीज़ें जब सरकार लेती है तो उसको उत्तरदायित्व नहीं है कि आपको वापस करे। ठीक, तो कुछ लोग शायद इनकम टैक्स कभी फ्यूचर में भरेंगे तो सोचेंगे कि मैं गलत पढ़ा दिया हूँ। तो ऐसे सोचेंगे कि मान लीजिए आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं और आपने 50,000 रुपये इनकम टैक्स आपकी हो रही है और आपने क्या किया कि 55,000 रुपये जमा कर दिए, तो सरकार उसका 5,000 रुपये आपको वापस कर देगी, 2 4 6 10 रुपया ब्याज भी दे देगी, मान लीजिए 100-200 दे देगी। तो ये मत सोचिएगा कि गलत पढ़ाया हूँ कि वो सरकार तो मैंने ये बताया था कि उत्तरदायित्व तो नहीं रहेगा, लेकिन सरकार ने वापस कर दिया। तो आपकी पर्सनल आय थी, आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा जमा किया था। जब आप ऑडिट करेंगे, एंट्री डालेंगे या फिर जो फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसमें जो स्वयं की प्राप्ति मतलब क्या है, जो सरकार का अधिकार कितना था, सिर्फ 50,000 रुपये में ही था, तो उस 50,000 रुपये को सरकार आपको वापस नहीं करेगी, उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक, क्या लिखा है, इससे प्राप्त आय में देनदारियों को उत्तरदायित्व नहीं होता है। राज, राज का मतलब होता है अपना, राज ऐसे करके लिख लीजिए, सो राजस्व मतलब अपना धन। ठीक, लिख लीजिए सामने इसके, अपना धन, अपना मतलब सरकार, अपना धन अर्थात ऐसी प्राप्तियां जो आय प्राप्तियां हैं, ऐसी प्राप्तियां जो आय प्राप्तियां हैं, कामा ये वार्षिक, कामा ये वार्षिक, कामा बार बार प्राप्त होने वाली, बार बार प्राप्त होने वाली प्राप्तियां होती हैं, बार बार प्राप्त होने वाली प्राप्तियां होती हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीव, पूंजीगत प्राप्ति लिख लीजिए। इनसे प्राप्त आयों में, इनसे प्राप्त आयों में, इनसे प्राप्त आयों में देनदारियों का उत्तरदायित्व होता है। इनसे प्राप्त आयों में देनदारियों का उत्तरदायित्व होता है, मतलब आपकी लायबिलिटी होती है, किसी से कुछ आप वापस लेंगे तो क्या होगा कि आपको वापस करना होगा। ठीक, ये प्राप्तियां आय प्रकृति की नहीं होती हैं, ये प्राप्तियां आय प्रकृति की नहीं होती हैं, ये प्राप्तियां आय प्रकृति की नहीं होती हैं। ये वार्षिक कामा बार बार प्राप्त होने वाली भी नहीं होती हैं, वार्षिक कामा बार बार प्राप्त होने वाली आय भी नहीं होती है। अच्छा, दो चीजें हैं, एक होती है ग्रांट, एक होती है ऐड, एक होता है ऐड, एक होता है ग्रांट। इसकी हिंदी होती है सहायता और इसकी हिंदी होती है अनुदान। कोई बताएंगे इनमें क्या फर्क है? छूट दी जाती है, सब्सिडी का मतलब यही होता है ग्रांट। इसकी अंग्रेजी एक सब्सिडी भी लिख सकता हूँ बस।
इतना ही फर्क है। अब किसी गांव का दिया गया था क्या अरे किसी भी गांव शहर स्टेट आपको दिया हो धनी किसान मिला किसी गांव स्टेट या राष्ट्र को दिया गया था अनुदान कहलाता है। और सहायता क्या है? सब्सिडी होती है, ये सब जो लेता है जिसको मिलती है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, वापस नहीं होता है। और फिर वो ऐड सब होता है उसको सब जैसे लोन के माध्यम से दे देते हैं, मेरी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही। सहायता जो होती है, ऐड जो होता है, देखिए दोनों का, ये ऐड जो है आपका, ये क्या है आपका कैपिटल में आएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। और जो ग्रांट है या अनुदान है आपका रेवेन्यू अकाउंट में आएगा, ठीक, सॉरी हाँ रेवेन्यू। तो राजस्व का मतलब ये होता है, मतलब ग्रांट क्या है, अनुदान। आपको जो कोई अनुदान देगा, या फिर आपको एक तरफ से कह सकते हैं कि जब आपको कोई अनुदान देता है या फिर एक तरफ से वो देता है, तो क्या है कि आपको वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, आप कहीं से भी बढ़िया गिफ्ट पा गए, उपहार पा गए, तो उपहार पाओगे तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को आप उपहार दें। लेकिन सहायता क्या होती है, सहायता में दो चीज़ें होती हैं कि एक पहली चीज़ ये होती है कि जो आप किसी को चीज़ कोई सहायता देता है तो उसकी दो कंडीशनें होती हैं। एक तो रीपेमेंट, लॉन्ग रन रीपेमेंट होता है। लॉन्ग रन रीपेमेंट का मतलब ये है कि आपको भुगतान करने की जो समयावधि है वो दीर्घकालिक होती है, ठीक। भुगतान करने की समयावधि का मतलब यह है कि आपको किसी ने उधार दिया और वो उधार क्या है, लंबे समय तक आप लोग चाहें तो ना चुकता करें, तो वो क्या होगी, आपकी एक सहायता होगी। दूसरे इसका जो एक फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब विशेषता है, वो क्या है, लो इंटरेस्ट रेट। आप लोग देखे होंगे जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, आपको क्या सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है ना, मतलब ऐड प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहें तो लंबे समय तक उसका रिपेमेंट ना करें। दूसरी चीज क्या है, लंबे उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो काफी कम होती है, ठीक। तो जो ऐड है या सहायता है उसको लौटाने का उत्तरदायित्व होगा, इस कारण ये क्या होगा, कैपिटल का नेचर होगा। और ये जो ग्रांट है या अनुदान है, ये हमारा क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अनुदान का मतलब यह है कि आपको वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं, ठीक। इसके कारण क्या होगा, ये राजस्व प्राप्तियां होंगी और ये जो प्राप्तियां होंगी वो पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों के पास जो बजट होता है उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, कैपिटल अकाउंट का, एक रेवेन्यू अकाउंट का, ठीक। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा चर्चा की थी, आज थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग घाटे के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैंने यूज कर दिया था क्या। तो आप लोग देखिए, जैसे कि हमारे पास जो बजट है उसमें दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। एक होता है राजस्व प्राप्ति, ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, राजस्व प्राप्तियां लिख लीजिए। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत मैं आपको लिखाऊंगा कि कर से संबंधित प्राप्तियां, इसमें मैंने दो बताया था ना कल, कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, दो चीज बताने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्राप्तियां होती हैं इसकी हिंदी क्या होती है, रिसीप्ट, इंग्लिश होती है। और जो एक दूसरी चीज होती है आपको मिलेगा अभी आगे, आय, ठीक, मतलब इनकम। जो आपकी प्राप्तियां होती हैं
प्राप्तियों में दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो ये प्राप्तियों के अंतर्गत आपकी आय भी शामिल होती है, और जो आप लोग उधार प्राप्त करते हैं, फिर ऋण के रूप में लेते हैं, अनुदान के रूप में लेते हैं, सहायता के रूप में लेते हैं, वो सारी प्राप्तियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। प्राप्तियां मतलब कह सकते हैं कि ब्रॉड रूप है। सपोज आप ऐसा एग्जांपल लीजिए कि आपके पास आप किसी महीने काम करते हैं किसी कंपनी में, तो आपको 10,000 रुपये महीने मिलता है। तो जो 10,000 रुपये है आपका क्या हो गया, आय हो गई। ठीक, जो 10,000 रुपये आपने अर्जित किए थे, मान लीजिए किसी महीने में आपको 15,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो क्या हुआ, कोई आपका बहुत बड़ा अमीर दोस्त है, उसने क्या किया, आपको 2,000 रुपया क्या किया, कह दिया कि भाई मैं तुमको गिफ्ट कर रहा हूँ, चलो ठीक है, तुमको जरूरत पड़ रही है, कभी तुमको चाहे तो देना, ना देना हो तो ना देना। ठीक, वो क्या हो गया, आपका अनुदान हो गया। अब आपके पास कितनी आय हो गई, 12,000 रुपये। ठीक, फिर आप क्या करते हैं, अभी भी 3,000 की जरूरत है, तो 1,000 क्या करते हैं, 2,000 रुपये किसी से मान लीजिए आप उधार ले लेते हैं। ठीक, तो अब आपके पास टोटल आय कितनी हो गई, 14,000 रुपये। तो जो आपकी आय थी वो कितनी थी, 10,000 रुपये। अब प्राप्तियां कितनी हो गई आपकी, 14,000 रुपये। ठीक, तो यही अंतर है प्राप्तियों। प्राप्तियों के अंतर्गत जितनी भी सारी चीजें होती हैं सबको शामिल कर लिया जाता है, और आय के अंतर्गत सिर्फ जो आपकी व्यक्तिगत आय होती है, जो राजस्व आय होती है, उसी को शामिल किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग हेडिंग डालिए, कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, इसके बारे में लिख लिया आपने, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। नंबर 1, कारपोरेट टैक्स मतलब निगम कर, कारपोरेट टैक्स, निगम कर। नहीं समझ पा रहे हैं क्या, कारपोरेट टैक्स कामा आयकर, इनकम टैक्स, आयकर कामा जीएसटी, कामा अदर टैक्सेस, यानी अन्य कर, अन्य कर कह सकते हैं आप लोग। प्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर, जितने भी कर होते हैं, तो ये क्या है, आपकी कर से प्राप्त होने वाली आय है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर के रूप में हो, चाहे आप ये क्या हो अप्रत्यक्ष कर के रूप में। ठीक, प्रत्यक्ष कर में आप लोग जानते हैं निगम कर आता है, और क्या आता है, आय कर आता है, और भी कैपिटल गेन टैक्स जो मैंने आपको बताया था, और जितने भी कर आप लोगों को लिखाया था वो सारे कर आते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष कर में इस समय क्या हो गया है, अभी जीएसटी हो गया है, सीमा शुल्क जिसे कहते हैं, चुंगी, जीएसटी। ठीक, ये सब शामिल होते हैं। तो ये क्या है, कर से प्राप्त होने वाली आय है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, गैर कर से प्राप्त होने वाली प्राप्ति, गैर कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। नंबर 1, ब्याज प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्तियां क्या होंगी, जैसे सरकार किसी को कुछ उधार देती है, मान लीजिए किसी भी संस्था को उधार देती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय किसी कंट्री को उधार देती है, तो उसके बदले में जो आपको ब्याज प्राप्त होता है, उसकी जो प्राप्तियां होंगी वो क्या कहलाएंगी, गैर कर प्राप्तियां। ठीक, अगला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मतलब पॉइंट डाल लीजिए, लाभ तथा लाभांश, लाभ तथा लाभांश, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, लाभ तथा लाभांश। लाभ तथा लाभांश। तीसरा पॉइंट है बाह्य अनुदान, बाह्य अनुदान, अनुदान देखिए आया ना यहाँ पे, मतलब क्या है, राजस्व प्राप्तियां होंगी। बाह्य अनुदान मतलब किसी बाह्य स्रोतों से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, फिर दूसरे विदेशी बड़ी संस्था से, कोई विदेशी कंट्री से आपको जो अनुदान मिलता है वो क्या होगा, राजस्व प्राप्तियां होंगी। ठीक, अगला पॉइंट लिख लीजिए, सरकारी सेवाओं से प्राप्त आय, सरकारी सेवाओं से प्राप्त आय, सरकारी सेवाओं से प्राप्त आय, पुस्तक में लिख लीजिए पुलिस फोर्स, कामा जेल,
कामा प्रिंटिंग, पोस्टर लिख लीजिए पुलिस फोर्स, कामा जेल, कामा प्रिंटिंग। अगला पॉइंट है पासपोर्ट, कामा वीजा, निर्गमित करने से प्राप्त आय। पासपोर्ट, कामा वीजा, निर्गमित करने से प्राप्त आय। पासपोर्ट, कामा वीजा, निर्गमित करने से प्राप्त आय। अगला पॉइंट लिख लीजिए कंपनी के रजिस्ट्रेशन शुल्क, कंपनी के रजिस्ट्रेशन शुल्क। कंपनी के रजिस्ट्रेशन शुल्क, ठीक। और लाइसेंस से प्राप्त, अगला पॉइंट लिख लीजिए लाइसेंसिंग से प्राप्तियां, लाइसेंसिंग से प्राप्त होने वाली आय, लाइसेंसिंग से प्राप्त होने वाली आय। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्या है आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, इसमें कर से प्राप्त होने वाली आय तथा गैर कर से प्राप्त होने वाली आय। अच्छा, मैंने कल आपको स्कीम एक्सपेंडिचर और नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं, योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय, इसके बारे में बताया था ना। तो पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन जब व्यय किए जाते हैं तो क्या होते हैं, स्कीम एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और जो आकस्मिक कुछ आपदाएं आती हैं उसमें क्या होता है, नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर कहते हैं। हो सकता है कि एग्जामों में पूछ लिया जाए, एक बार लिख लीजिए इसको भी। कुछ इसमें स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीजें मैंने नहीं बताई थी। लिख लीजिए अगला पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हम लोगों ने राजस्व प्राप्तियां पढ़ा था, तो राजस्व व्यय के अंतर कर लिख दीजिए राजस्व व्यय। कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे, सारे एग्जाम्पल नहीं लिखवाया था। कुछ एग्जाम्पल और उसमें से चाहे उसी वही जगह ऐड कर लीजिएगा, चाहे अपना अलग लिख लीजिएगा। राजस्व व्यय, इसके अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक योजनागत व्यय, एक गैर योजनागत व्यय। आप लोगों ने जो लिखा था सिर्फ इतना लिखा था कि राजस्व व्यय क्या है। हो सकता है स्पेसिफिक चीजें पूछ लिया जाए, कौन सी राजस्व व्यय में योजनागत व्यय है, कौन सा गैर योजनागत व्यय है। ठीक, स्कीम एक्सपेंडिचर, नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर। तो इसमें से स्पेसिफिक चीजें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यय योजनागत व्यय का हिस्सा है कि गैर योजनागत व्यय का हिस्सा है। क्योंकि आप लोगों ने राजस्व व्यय तो लिखा था, राजस्व व्यय के अंतर्गत ये भी व्यय आएंगे, राजस्व व्यय के अंतर्गत ये भी व्यय आएंगे, दोनों व्यय को शामिल किया जाएगा। लेकिन कौन से योजनागत व्यय होंगे, कौन से गैर योजनागत व्यय होंगे, इनको भी आप लोग लिख लीजिए। तो स्कीम एक्सपेंडिचर में लिख लीजिए विभिन्न सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों में किए जाने वाले व्यय। विभिन्न सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों में किए जाने वाले व्यय, जैसे मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम जिसे कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तीसरा है आईसीडीएस, नाम सुने इसका? आईसीडीएस का मैं ही पढ़ा के गया हूँ, तो सबसे बड़ी मजे की बात तो ये आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, स्कीम। ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो आईसीडीएस के बारे में बताया रहा होगा, कम से कम कुछ नहीं बताया था तो कब इसकी स्थापना हुई थी इतना जरूर बताया था, और क्या है ये इसके बारे में बताया था। ठीक, तो आईसीडीएस लिख लीजिए, पीडीएस लिख चुके हैं, मनरेगा लिख चुके हैं, और मिड डे मील। अगला पॉइंट लिख लीजिए मिड डे मील। आईसीडीएस मिड डे मील, हाँ 1995।
बदल दिया बदल दिया गया होगा करंट में, आप लोग देखिए क्या क्या हो गया मतलब है पीएम पोषण ठीक है, तो पीएम पोषण योजना उसको कर लीजिए पोस्टर और क्या है। ठीक है, आप लोग इसीलिए होता है ना भाई, देखिए आप लोग अपडेट रहते हैं, अच्छी बात है। हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के आते हैं, कभी कभी जब ज़रूरत होती है तभी करंट की तरफ मूव करते हैं। वैसे पढ़ाया तो आपको करंट को रिलेटेड करके ही जाना चाहिए, लेकिन एक कहावत है ना कि लीची का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ घुसेड़े वाला काम रहे। पता चला कि करंट का ऊपर ऊपर लेके चले बढ़िया आप लोगों को कि राजस्व, अभी जो क्वेश्चन आपके मेंस में बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि राजस्व प्राप्तियां जो है या राजस्व व्यय है ये अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है इनका, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार आर्थिक सुधार ला सकते हैं, या फिर आर्थिक सुधार में इनका क्या योगदान होगा, सरकार के द्वारा राजस्व व्यय किस प्रकार किए जा रहे हैं, पूंजीगत व्यय किस प्रकार किए जा रहे हैं, कौन से व्यय ज्यादा उपयुक्त है, कौन से व्यय अनुपयुक्त है। ठीक है, लगभग सरकार 85 से 86% जो व्यय करती है वो राजस्व व्यय में करती है, और लगभग 15% के आसपास जो व्यय करती है पूंजीगत व्यय में करती है। तो जो कि आप लोग भी जानते हैं कि जो पूंजीगत व्यय होते हैं वो परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, मतलब उससे कुछ ना कुछ संपत्तियां बनती है, निर्मित होता है कुछ ना कुछ, और 85% दैनिक उपभोग मतलब खा पी के सब हजम कर जाते हैं, फिर भी 85% खर्च कर रहा है। तो ये सब क्या है, सोचनीय मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर क्या होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं जब आप लोग मेंस लिख रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग यही नहीं जानेंगे कि राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, सामने लिख दिया जाएगा कि राजस्व व्यय पूंजीगत व्ययों का विश्लेषणात्मक वर्णन करिए कि आर्थिक पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, बताएंगे कि ये कहाँ से आया है ना। तो इसलिए और इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि आपको ये भी सारी चीज़ें बताने के बाद फिर आप लोगों को इन सब सारी चीज़ों में एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए। खाली क्या होता है, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाती हैं और अपने से आप लोग किताब को तक छुपे नहीं करते हैं, समझने का प्रयास तो करते नहीं, इतना पढ़ लिए है बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम लोग इस बार चर्चा कर रहे थे, हम क्या जो सेकंड मीटिंग की जो क्लास होती है उसमें तो आप लोग पानी पीने में निकाल देते हैं 15 मिनट, और 15 मिनट बाद आते हैं फिर टीचर वो अलसाया रहता है तो 10 मिनट पहले छोड़ भी देता है, 1 घंटे मुश्किल से चल पाती है। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप लोग 3 घंटा बैठ ले रहे हैं। आजकल के सोशल मीडिया के युग में 3 घंटा बैठना भी बहुत बड़ी बात है। आधे लोग तो बेचारे सो हो जाते हैं पीछे वाले, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आप लोग बैठ ले रहे हैं। क्या बता रहा था मैं, हाँ अगला हेडिंग डाल लीजिए, गैर योजनागत राजस्व व्यय। बैठना ही आप लोगों की बहुत बड़ी बात है, बैठ रहे हैं। गैर योजनागत राजस्व व्यय, ठीक, इसके अंतर्गत लिख लीजिए ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान। अगला पॉइंट रक्षा व्यय, रक्षा व्यय, रक्षा व्यय डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक। अगला पॉइंट लिख लीजिए समस्त सहायता, कामा अनुदान, कामा बीमा, समस्त सहायता, कामा अनुदान, कामा बीमा, समस्त सहायता, कामा अनुदान, कामा बीमा। अच्छा जो लिखे हैं तो समझ में आया है, ये जो लाइन 3 पॉइंट बताए हैं कुछ तो पूछ लो यार। अभी आप लोगों को मैं बताया हूं कि जो सहायता लिखी हुई है किसमें आती है, पूंजीगत में, बताया था। और अभी आप लोगों को लिखवा दिया हूं समस्त सहायता, कामा अनुदान, कामा बीमा। तो ये कहे आखिर राजस्व में आ गई, यही पूछ लिए होते कि गलत लिखवा रहे हैं सर, क्या ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए हमारी। मैं पहले से मान लेता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ शायद समस्या आ जाए, क्योंकि मैं पढ़ाते साथ साथ पढ़ता भी रहता हूं आप लोगों को, ठीक है। मुझे इतना अनुभव हो जाता है कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से आप लोगों को समस्या आ सकती है। वो बात की बात है कि आप लोगों को नहीं आती है समस्या, ठीक। तो जो समस्त सहायता लिखी हुई है, समस्त सहायता का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकारों को एक तरफ से जो सहायता प्रदान करती है, एक तरफ से जो एक जैसे आपने बताया कि किसी विशेष राज्य के संदर्भ में कोई आपदा आ जाती है तो जब केंद्र सरकार उसको सहायता देती है, ये उस प्रकार की सहायता है, ठीक है। ये उस प्रकार का व्यय समझ में आया कि नहीं। जैसे किसी भी राज्य में कोई आपदा आ जाती है तो सरकार क्या करती है, कुछ ना कुछ सहायता करती है कि नहीं करती,
तो जो उस प्रकार की सहायता वो क्या होगा, गैर राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक, ये वे वाली सहायता है। जो ऋण वाली सहायता है, जो मैंने आप लोगों को पूंजीगत प्राप्तियों में लिखवाया था, वो क्या था कि उसमें क्या होता है, रिपेमेंट ऑफ लोन जो होता है लॉन्ग टर्म में होता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी लो होता है। पूरी लाइन लिखी होगी कि राजस्व सरकार के द्वारा जो राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है वो क्या होती है, राजस्व व्यय के अंतर्गत, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया ये वाली कौन सी सहायता थी। अगला लिख लीजिए ऋण माफी। ऋण माफी किसानों को ऋण से छूट जो मिलती है। ठीक, अगला पॉइंट चाहे पुस्तक में लिख लीजिए, किसानों को ऋण से छूट। ठीक, इतना बहुत हो गया। किसानों को ऋण से जो छूट मिलती है उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किसी को पता है कुछ? अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसानों को ऋण दिए जाते हैं, ऋण माफ कर दिए जाते हैं, तो कौन सी समस्याएं आती हैं? क्या लागत का जो डेप्ट होता है, सरकार का डेप्ट होता है वो बढ़ जाता है। वो तो चलो ठीक है, सरकार नोट वोट छाप सब बराबर कर लेगी, कौन सा सरकार कमाने थोड़ी जाना है। एक शब्द है मॉरल हैजार्ड, इसकी हिंदी होती है नैतिक दुश्वारियां। या अक्सर इसमें बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं, बहुत सारे लेख प्रकाशित होते हैं कि जो सरकार क्या करती है, जो चुनावी घोषणा के दौरान क्या करती है कि जो बजट माफ कर देती है, इस तरह के ऋण माफ कर दिए जाते हैं, इससे क्या होता है, मॉरल हैजार्ड की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि नैतिक दुश्वारियां की समस्या उत्पन्न होती है। ये नैतिक दुश्वारियां क्या होती हैं? नैतिक दुश्वारियां वे चीजें हैं कि जब आप लोग क्या है कि नैतिक रूप से आप भ्रष्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप ये होता है 1.5 साल पहले आपने क्या किया कि पता चला कि सरकार चुनाव आने वाले हैं, 1.5 साल पहले आपने लोन इसलिए ले लिया कि आपको ये उम्मीद है कि सरकार का चुनाव होने वाला है और आपका माफ हो जाएगा। ये क्या है, नैतिक दुश्वारियां हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मॉरल हैजार्ड कहते हैं। तो किसानों को जो ऋण माफी की समस्या सबसे ज्यादा उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उससे नैतिक दुश्वारियों की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, मैं दूसरा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दिया, याद आ गया अचानक। अब आप लोग लिख लीजिए पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्राप्तियां होती हैं। पहला है नेट रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि ऋणों की जो प्राप्तियां, ऋणों से जो प्राप्त रिकवरी का मतलब हिंदी क्या होगी, नेट रिकवरी ऑफ लोन। ऐसा आप लोग लिख लीजिए पहले, तो मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। नेट रिकवरी ऑफ लोन ऋणों की पुनर्प्राप्तियां, ऋणों से जो आपकी ऋण आप किसी को देते हैं तो उससे जो आपको ऋण का जो प्राप्तियां होती हैं वो क्या है, आपका रेवेन्यू कैपिटल उसमें आता है, कैपिटल रिसीव्ड। ठीक, अगला पॉइंट लिख लीजिए अदर कैपिटल रिसीव्ड। अन्य पूंजीगत प्राप्तियां,
अन्य पूंजीगत प्राप्तियां इसमें आते हैं सेल्स ऑफ एसेट्स, यानी कि परिसंपत्तियों का जो विक्रय है। ठीक, परिसंपत्तियां जैसे कल मैं आप लोगों को बताया था कि आप जब अपनी रेलवे बेच दें, रोडवेज बेच दें, यातायात बंदरगाह बेच दें, बीएसएनएल बेच दें, एमटीएनएल बेच दें। ठीक, दूसरी चीज क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश जिसे कहते हैं। ये क्या है, परिसंपत्तियों का विक्रय, और दूसरी चीज क्या है, विनिवेश। इंग्लिश इसलिए लिखा दे रहा हूँ तो हो सकता है कि हिंदी में थोड़ा क्लिष्ट चीजें आ जाती हैं, तो इंग्लिश से आप लोग जल्दी उसको पकड़ सकते हैं। ठीक, अगला तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, मार्केट बारोइंग या बाजार से उधारी, बाजार से उधारी, बाजार से उधारी। ठीक, चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, अन्य देयताएं या अन्य उधारियों से देयताएं जो होती हैं। बाजार से उधारी इसमें कौन कौन सा मध्य रख सकते हैं? पता है अदर लायबिलिटी, यानी कि अन्य देयताएं। आप लोग ऐसे लिख लीजिए, अन्य देयताएं लिख लीजिए, अदर लायबिलिटी। आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? बाजार से उधारी सर इसमें कौन कौन सी मदों का हुआ है? बाजार से उधारियां, बाजार से आप लोग क्या है, व्यापारिक बैंकों से उधार ले सकते हैं। व्यापार बाजार से अंतर्गत आप लोग आरबीआई से उधार ले सकते हैं, सरकार ले रही है ना, चाहे आरबीआई से ले लें, चाहे इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक्सटर्नल मार्केट आता है, यानी कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या कोई अन्य विदेशी संस्था, या फिर आरबीआई या फिर वाणिज्यिक बैंक, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, सरकार की जो पोस्ट ऑफिस सेवाएं होती हैं उनके द्वारा भी आप सरकार क्या करती है, उधारियाँ लेती है। ठीक, शर्मा तुम पूछे तो हमको एक बात याद आ गई। एक सर है, वो गूगल मीट में क्लास पढ़ाते थे, दूसरे कॉलेज के हैं, इस कॉलेज के नहीं है, यहाँ का मत समझना। वो क्या करते थे, जो क्वेश्चनवा बच्चे पूछने की कोशिश करते थे, तो क्या करते थे, उनको म्यूट कर देते थे। तो बच्चे समस्या में क्यों म्यूट कर देते थे, पूछे उनसे, ऐसे हंसी मजाक होता रहता है, मित्र है हमारे, पूछे काहे में म्यूट कर देते हो? यार पढ़ाने नहीं देते हैं, जो पढ़ा के जो पढ़ के जाते हैं बीच में पूछना शुरू कर देते हैं, वो भूल जाता है फिर म्यूट कर देते हैं। पूछे ही ना करो, जो हमको आ रहा है वही सुनाएंगे, वही सुनाएंगे, बाकी हमको कुछ नहीं पता। ठीक, तो जैसे कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, पूछ सकते हैं मुझसे आप लोग। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है, आप लोग बेहिचक पूछिए, मुझे काफ़ी खुशी होती है आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं। सर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक को जुड़वा बैंक क्यों कहते हैं? पिछले क्लासों में कभी आए होते तो बताए थे, ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स क्यों कहते हैं, जुड़वा घाटा बताए थे कि नहीं बताए थे? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था, ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स उसे क्यों कहा जाता है। यूएनओ में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, तो मैंने आप लोगों को काफ़ी विस्तार से चीज़ें बताया था, बस 1-2 मिनट बताऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसमें हुआ क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो 3 प्रकार की समस्याएं आई थी। एक, विनिमय दर की स्थिरता से संबंधित समस्या, यानी कि अब हम लोग जो लेन देन करें वो किस आधार पर करें, किस मूल्य पर करें। ठीक, उसकी समस्या के लिए किसका गठन किया गया, आईएमएफ का गठन किया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन किया गया। दूसरी जो समस्या थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो विभिन्न देश जो हताहत हुए थे, जो विभिन्न देशों को जो क्षतिपूर्ति हुई थी, उस क्षतिपूर्ति के कारण क्या हुआ था कि सारे देशों का क्या हुआ था, एक तरफ से विध्वंस हो गए थे, तबाह हो गए थे। तो उसके लिए कौन सा व्यवस्था किया जाए, तो उसके लिए क्या किया था कि वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था। वर्ल्ड बैंक क्या है, आईबीआरडी का गठन किया गया था। ठीक, उसका समूह वर्ल्ड बैंक क्या है, 5 बैंकों का समूह। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रीजनल डेवलपमेंट जो है, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है। ठीक, मतलब आईबीआरडी का गठन हुआ। तो जो आईबीआरडी था, एक गठन किसका हुआ, आईएमएफ का, एक गठन किसका हुआ, आईबीआरडी का, या विश्व बैंक उसको कह सकते हो सरल भाषा में समझने के लिए।
तो तीसरी प्रकार की जो समस्या थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्या थी, ठीक। आईटीओ उसको कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विकसित देशों के विरोध करने के कारण उसका गठन नहीं हो पाया था। सिर्फ किसका गठन हुआ था? आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का या आईबीआरडी का, ठीक। वो ब्रिटेन वुड्स एक शहर है अमेरिका का, ठीक। उसी शहर में सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में क्या हुआ था? इन दो संस्थाओं का उद्गम हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, या ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, ठीक। इसका मतलब है ब्रिटेन वुड्स जुड़वा। तो तीन संस्थाओं की बात की गई थी। तीन संस्थाओं में दो ही संस्थाएं गठित हुई थी, एक आईबीआरडी, एक आईएमएफ। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं, ठीक। समझ आ गया क्यों उसको कहते हैं जुड़वा? जुड़वा सोचोगे एक साथ पैदा हुए, एक ही साथ पैदा हुए थे, ठीक है। उनका जो उद्गम था एक ही साथ हुआ था। देखे होंगे आप आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों को देखिए। आईबीआरडी की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई, ठीक। तो दोनों एक साथ निकले थे साथ ही, इसलिए उनको ट्विंस कहा जाता है, यानी जुड़वा कहते हैं। तो आप लोग लिख लिए अन्य देयताएं। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी देयताएं हो सकती हैं जो कि आप लोग सोच सकते हैं, ठीक। ये चारों चीजों को आप लोगों को याद रखना है। ये क्या है? कैपिटल रिसीव्ड। अब हम लोग जो घाटे के बारे में देखेंगे कि आपके पास मैंने कई बार बजट में या फिर कहीं भी आप लोग देखेंगे 4 प्रकार के घाटे पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के सबसे ज्यादा, ये सब आपकी भूमिका बनी थी, क्वेश्चन हुआ जो आते हैं यहीं से आते हैं ज्यादातर। यदि डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों को जो पढ़ाए हैं वहां से आएगा, लेकिन नॉर्मल जब ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा क्या है। पहले हम लोग राजस्व घाटे के बारे में देखते हैं। घाटे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए, चाहे राजस्व घाटा, हेडिंग डाल लीजिए बजटरी घाटे। ठीक, उसमें पहला क्या? राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। लिखते चलिएगा, ठीक है। यही इसकी परिभाषा है, अलग से नहीं सुना। चलो ठीक है, पहले इसी को लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चीज लिखना। बहुत इतना ज़्यादा सिलेबस है कि क्या ही बताएं। ये लिख लिया आप लोग, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय लिख लीजिए। इसके अंतर्गत पैराग्राफ चेंज करके राजस्व घाटे में, राजस्व घाटे में, राजस्व घाटे में सिर्फ राजस्व खाते से संबंधित, सिर्फ राजस्व खाते से संबंधित, सिर्फ राजस्व खाते से संबंधित, राजस्व खाते से संबंधित घाटों का अध्ययन किया जाता है। राजस्व खाते से संबंधित घाटे का अध्ययन किया जाता है। राजस्व आय लिख के राजस्व प्राप्ति लिखी जाए। राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो कुछ पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, कुछ राजस्व प्राप्तियां होती हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जो राजस्व घाटा होता है सिर्फ राजस्व प्राप्तियां से संबंधित। अब ये राजस्व प्राप्तियां क्या हो सकती हैं? टैक्स रिसीप्ट हो सकती है, नॉन टैक्स रिसीप्ट हो सकती है। ठीक, इसको ऐसे भी ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक।
टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट, यानी कि कर प्राप्तियां गैर प्लस क्या है गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां किससे आती थी, आप लोगों ने देखा था राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती थी। ठीक, हम लोगों ने राजस्व प्राप्तियां लिखा ही है, तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर प्राप्तियां प्लस गैर कर प्राप्तियां। राजस्व व्यय के अंतर्गत कर में जो किए कर से जो कर के लिए किए गए व्यय और गैर कर के लिए जो किए गए व्यय, इनको शामिल किया जाता है। राजस्व घाटे के अंतर्गत हम लोग इतना देखेंगे कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं या राजस्व व्यय हैं, इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक, सिर्फ हम लोग राजस्व से संबंधित जितनी भी मदें हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, राजस्व घाटे के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक, राजस्व घाटा आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व क्या है, आपके जो व्यय होते हैं उसको क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे राजकोषीय घाटा। तो कई तरह से देखा जाएगा, कई परिभाषाएं बनेंगी। लोग देख कुल आय माइनस कुल प्राप्तियां कुल व्यय। इंग्लिश में लिखवा में कोई दिक्कत होगी आप लोगों को? सारे लोग समझ लेंगे, सरल सरल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा इंग्लिश में लिखवाएंगे थोड़ा शब्दावली आसान हो जाती है, हिंदी में निकालना पड़ता है शब्दावली में। अब ये जो कुल प्राप्तियां हैं, यानी कि ऐसी प्राप्तियां जिनको वापस करने का उत्तरदायित्व ना हो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, कुल आय ही हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने, मैंने एग्जांपल दिया था कि 10,000 रुपये आपकी आय थी, 2,000 रुपये आपने किसी से उधार लिया, 2,000 आपको अनुदान मिल गया। ठीक, तो जो आप लोगों को उधार मिला वो क्या हुआ, आपको वापस करना होगा, तो आप उसको घटा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वो कुल आय ही हो जाएगी। ठीक, तो इसको दूसरे तरह से भी देखते हैं, कुल आय माइनस कुल प्राप्तियां। दोनों सब सारे फॉर्मूले आप लोग अलग अलग लिखते चलिएगा। ठीक, पहला क्या है, कुल आय माइनस कुल व्यय, दूसरा क्या है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। कोष्टक में लिख लीजिए ऐसी प्राप्तियां जिनको वापस करने का उत्तरदायित्व ना हो। अगला इसी में लिख लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि राजस्व व्यय प्लस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय माइनस क्या है राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। आप लोग मैंने आपको पहले लिखवाया था ऊपर लिखवाया है कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियां क्या होती हैं या तो आपकी राजस्व प्राप्तियां होंगी या फिर आपकी पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। ठीक कुल प्राप्तियों के अंतर्गत आप लोग दो प्राप्तियां देखते हैं। आप लोगों को बताया अभी तक कि एक राजस्व प्राप्तियां होती हैं एक क्या होता है पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो क्या होंगी ये रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक उसी तरह टोटल एक्सपेंडिचर में जो आपके व्यय होते हैं वो क्या होते हैं या तो राजस्व व्यय होते हैं या क्या होते हैं पूंजीगत व्यय होते हैं। तो जो आपकी जब व्यय मान लीजिए आपका 200 रुपया है और आपकी जो प्राप्तियां मान लीजिए 150 रुपया है तो राजस्व राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक तो इसी तरह इसको निकाला जाता है। इसको एक फार्मूला और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी आप लोग लिख लीजिए। फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट ये लिख लिया ना जो आप लोगों ने लिखवाया था। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल जो व्यय है माइनस कुल प्राप्तियां। और जो प्राप्तियां हैं इनमें से आप लोग लिख दीजिए एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। जो राजकोषीय घाटा है क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट यानी कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। और कुल प्राप्तियों में से किसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं हम लोग एक्सक्लूड करने का मतलब इनको छोड़ दे रहे हैं यानी कि बाहर कर दे रहे हैं क्या बारविंग एंड अदर लायबिलिटी। बारविंग का मतलब होता है उधारी या फिर जो आप लोग मार्केट से उधार ले रहे हैं। अदर लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपकी अन्य देयताएं हैं यानी कि अन्य आपकी लायबिलिटी है। इसका जस्ट क्या होगा दूसरा जो है वो क्या होता है इसको अभी हम लोगों ने क्या किया टोटल रिसिप्ट में देखा 4 प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक पहला क्या था मार्केट से आप लोग क्या कर रहे हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। पहला आप लोगों ने क्या देखा था रीपेमेंट ऑफ लोन को देखा था और दूसरा क्या देखा था डिसइन्वेस्टमेंट को देखा था। तो इसको जस्ट अपोजिट क्या कर सकते हैं ये लिख गया कि नहीं आपका लिख गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारविंग एंड अदर लायबिलिटी यानी कि इसकी हिंदी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि उधारी एवं अन्य देयताओं को छोड़कर उधारी एवं अन्य देयताओं को छोड़। ठीक उधारी एवं अन्य देयताओं को छोड़कर उधारी एवं अन्य देयताओं को छोड़कर टोटल रिसिप्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और इसको जस्ट अपोजिट क्या कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग लिख सकते हैं। इंक्लूडिंग के अंतर्गत क्या आएगा जो मैं आप लोगों को बताया था इंक्लूडिंग टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसीप्ट में क्या क्या प्राप्तियां हम लोग शामिल कर रहे हैं। इंक्लूडिंग मतलब हम लोग क्या शामिल कर रहे हैं जोड़ रहे हैं रिकवरी ऑफ लोन यानी कि ऋण देने से जो हमको प्राप्तियां हुई हैं ऋण जो हमारा वापस हुआ है। दूसरा क्या है सेल्स ऑफ असेट्स माने जो परिसंपत्तियों को आप लोग बेच रहे हैं
या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, दो चीजें आप लोग समझ लीजिएगा, किसको एक्सक्लूड करना है और किसको इंक्लूड करना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जो राजस्व घाटा है वो क्या है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। जब कुल प्राप्तियों को आप लोग लिखेंगे तो मतलब ऐसी प्राप्तियां जो आपकी आय प्राप्तियां हैं, आय प्राप्तियां यानी कि जिनको लौटाने का उत्तरदायित्व नहीं है। तो जब आपको लौटाने का उत्तरदायित्व नहीं होगा वो क्या होंगी, वो सारी प्राप्तियां आपकी इंक्लूड होंगी। और आप लोग इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। या फिर आप लोगों ने लिखा है ना, मैंने क्या लिखा था, टोटल इनकम भी लिखवाया था ना सबसे पहले। कुल आय मतलब ऐसी प्राप्तियां जिनको वापस करने का आपको उत्तरदायित्व तो नहीं है, वो प्राप्तियां उनको क्या किया जाएगा, हम लोग इंक्लूड करेंगे यानी कि उनको शामिल करेंगे। आप लोग जब अपने ऋण वापस लेते हैं तो क्या होता है, आपको उत्तरदायित्व तो होता नहीं है। मान लीजिए किसी को आपने ऋण दिया, तो जब आप किसी को ऋण देते हैं तो उधार जब मिलता है वापस, जो ऋण होता है आपको वापस मिल जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व तो है नहीं क्योंकि वो आपका पैसा था। तो क्या होगा, हम उसको शामिल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी आय प्राप्तियां हैं। दूसरी चीज क्या है, सेल्स ऑफ असेट्स या डिसइन्वेस्टमेंट। जब हम परिसंपत्तियों को बेचते हैं, विक्रय कर रहे होते हैं, उसके कारण जो हमको आय प्राप्त होती है वो क्या होती है, उसको भी लौटाने का उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसलिए इनको क्या होता है, इनको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड क्या करते हैं, एक्सक्लूड क्या करते हैं, जो आपकी देखें मार्केट बार्गेनिंग यानी कि जो बाजार से आपने उधारी ली, या अन्य लाइबिलिटी, या फिर और जो अन्य देशों से जो आप लोग उधार लेते हैं, IMF से या वर्ल्ड बैंक से जो आप लोग उधार लेते हैं, वो क्या होता है, आपकी देयताएं होती हैं, वापस लौटाने का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक, तो मैंने 3-4 प्रकार से इसकी आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, कि राजकोषीय घाटे की परिभाषा में आप लोगों को कई दे दिया जाएगा, तो आप लोग ढूंढेंगे कहाँ इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, कहाँ एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। ठीक, एक्सक्लूडिंग लिखा होगा तो आप लोग दो चीजें एक्सक्लूड करेंगे, जिसको आप लोगों को उत्तरदायित्व है लौटाने का, उसको क्या करेंगे, आप लोग एक्सक्लूड कर देंगे यानी कि हटा देंगे। और इंक्लूड करने के अंतर्गत हम लोग दो चीजें देखेंगे, या फिर जो हमारे उधार से जो हमको प्राप्तियां मिली हैं, जो हमने उधार दिया था, और दूसरी चीज क्या है, हमने जो अपनी परिसंपत्तियों को बेच दिया उसको भी वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक, राजकोषीय घाटा, इसको इकोनॉमी का बैरोमीटर भी कहा जाता है। पॉइंट करना और लिख लीजिए, ये क्या होता है, आपका अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर क्या मापता है, दाब मापता है। ठीक, शरीर दाब मापता है। ठीक, तो दाब मापता है, तो इसी प्रकार ये अर्थव्यवस्था की एक तरफ से दाब मापता है कि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे की बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में काफी मतलब एक आर्थिक संकट का सूचक होता है। ठीक, ये घाटे जितने भी ज्यादा होंगे ये आर्थिक संकट का सूचक होगा। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, तीसरा जो घाटा है आपका वो प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। ये सबसे आसान है और एग्जामों में भी काफी पूछा जाता है। प्राइमरी या प्राथमिक घाटा, एक बार तुम लोगों ने मेरा भी पहुंचाया था क्लेम वहां पे, सर अंग्रेजी बहुत ज्यादा लिख दे रहे हैं। कैपिटल मार्केट तुम लोगों को पढ़ा रहा था, कैपिटल मार्केट की हिंदी मिलवा नहीं करती, तो पाएंगे में कहाँ से हिंदी। खैर ये तो हिंदी ढूंढा जा सकता है इसका, तो मैं आसान बनाने के लिए अपनी एक तरफ से कह दो सहूलियत के लिए अंग्रेजी में लिख देता था कि मुझे आसान हो जाता है थोड़ा समझाने में। इंग्लिश की हिंदी बताने में आसान होता है लेकिन थोड़ा बोलना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो आप लोग लिखिए प्राइमरी घाटा, इसका राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा आप लोग जान ही लिए हैं, माइनस ब्याज भुगतान। प्राइमरी घाटा जो होता है आपका राजस्व घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान आप लोग समझ रहे हैं, जो आप लोग मान लीजिए किसी भी देश से उधार लेते हैं, चाहे वो आंतरिक उधार हो चाहे बाह्य उधार हो, तो प्राथमिक घाटा क्या कहलाता है आपका, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक, इसको इतना ही बस आप लोग समझिए कि राजकोषीय घाटा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान।
ठीक है। तो राजस्व नहीं लिखेंगे आप, राजकोषीय लिखेंगे, राजकोषीय को ढूंढेंगे। ठीक है, आप लोग राजस्व को मत ढूंढ लेना गलती से कि जल्दी से, कभी कभी होता है ना, पहले नंबर में दे दिया राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तीसरा ऑप्शन एक नहीं किया, मार दिए टक्कर से, है ना। तो ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं आता हो क्वेश्चन में गलत हो जाता है, ज्यादा होशियारी दिखाने चक्कर में। ठीक, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला हेडिंग डाल लीजिए प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। इसके अंतर्गत थोड़ा सा लिख लीजिए। सर्वप्रथम प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा, सर्वप्रथम प्रणव मुखर्जी द्वारा सर कहाँ से सुना है? अगर किसी को नींद ना आती तो थोड़ा साथ पढ़ा दीजिए, नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी आपके साथ। ये विषय एक बार ऐसे हमारे सर पढ़ा रहे थे तो सब लोग हंस रहे थे, तो काफ़ी वो अब 3 घंटा लगातार पढ़ाते हैं, मैं 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ, तो 3 घंटा लगातार पढ़ाते हैं पूरी कोचिंग में। ठीक है, इलाहाबाद में। तो हालांकि वो हम लोगों को क्लास में पढ़ाते थे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 घंटा नहीं 3 घंटा भी पढ़ा दें तो आपको 1 मिनट के लिए भी ना तो नींद आएगी, ना तो झपकी आएगी, और हंसी मजाक में आप लोग पूरा 3 घंटा बिता देंगे। वैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो सब हुआ हो रहा था, है? तो जब हंसी आ रही थी सब लोगों को, तो क्या वो बगल के टीचर आ गए, बगल के टीचर आके देख रहे हैं कि सारा अर्थशास्त्र जैसे विषय में आप लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो क्या भैया वो आपका मैटर है, मेरे क्लास में तो सब ऐसे रहता है। तो मतलब हर एक व्यक्ति का अपना इतनी पढ़ाने की कला है। अभी हम लोगों को साल भर आए नहीं हुआ है, इतनी कला हम लोग कहाँ से विकसित कर लेंगे? लोग आप लोगों के सामने बोल ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। नई नई उम्र है, नए नए आए हैं, पता चला खड़े हो जाओ 5 मिनट यहाँ बोलने के लिए, तो धरती हिलने न लगे तो बता। हाँ, नहीं बोलते हैं, हिलने लगेगी कि नहीं? कभी भाषण दिया हो? कभी भाषण देना, छोटे छोटे जब हम लोग रहते थे तो भाषण देना होता था तो खड़े हो जाते थे, तो ऐसे ऐसे लगता था कि बस आसमान ऐसे ऐसे तैर रहा है। होता था कि नहीं? मेरे साथ तो होता था। तो सबके साथ होता है, सबके साथ होता होगा, बिल्कुल हर एक व्यक्ति इंसानी है। खैर, राजकोषीय घाटा प्रभावी राजस्व घाटा बस लिख लीजिए। अभी कितना बचा है आप लोगों को? कितने बजे तक पढ़ाना है? 4 बजे तक पढ़ाना है। ठीक, वही तो मैं कहूँ, मैं अभी थका क्यों नहीं? 1.5 घंटे होने में वाकई में मेरी हालत डाउन हो जाती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरे अंदर एनर्जी बची हुई है। कल मैं देख रहा था, मैं बहुत थक गया था, तो वही मैं समझा कि 4:30 बजे तक आप लोग पढ़ाना। मैं अभी थका हूँ ही नहीं, तो मुझे लगा कि क्या हुआ, ज़्यादा हो गया कि कम हो गया। ठीक, तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए प्रभावी राजस्व घाटा। अच्छा, क्या लिखें आपको? सर्वप्रथम प्रणव मुखर्जी द्वारा 2011-12 में, प्रणव मुखर्जी द्वारा 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा, प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा, प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब लिख लीजिए प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा माइनस
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित अनुदान। ठीक, राजस्व घाटा यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो प्रभावी राजस्व घाटा, इसका नाम ही है राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक, इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। ठीक, तो राजस्व घाटा इसमें ध्यान देंगे आप लोग, जब प्राथमिक घाटा लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है वो क्या होता है, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित अनुदान। ये है क्या, लिख तो लिए होंगे लेकिन समझ नहीं मिला होगा कि क्या है, कहाँ पे कि बिच्छू है, तो समझ में आया तो बताना, फिर पार्टी किया जाएगा। ठीक, पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे कोई केंद्र सरकार क्या होती है, जब राज्य सरकारों को कोई अनुदान देती है। ठीक, अब राज्य सरकार क्या करती है उससे, कि उस अनुदान से क्या करती है कि कोई स्कूल खुलवा दिया या फिर कोई कॉलेज खुलवा दिया या फिर कोई मतलब एक तरफ से संस्था खुलवा दी, कोई लाइब्रेरी खुलवा दिया, तो वो क्या है, एक तरफ से परिसंपत्ति का सृजन है। और परिसंपत्ति का सृजन होने के कारण क्या हो रहा है, वो एक तरफ से है तो अनुदान, ठीक है, लेकिन उससे क्या हो जा रहा है, परिसंपत्तियों का सृजन भी हो रहा है। तो होता क्या था कि इसको हम लोग शामिल नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ राजस्व घाटा के अंतर्गत ही शामिल कर लेते थे। तो प्रणब मुखर्जी ने 2011-12 क्या लिखे आप लोग, 2011-12 में उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लाया प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि राजस्व घाटे में भी ऐसे अनुदान। आप लोग देखिए, बस थोड़ा सा समझने का ये प्रयास करिएगा कि जो राजस्व घाटा होता है, आप लोगों ने देखा ना, जो राजस्व व्यय होते हैं उसमें किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। यही मैं कल से आप लोगों को शायद बता भी रहा हूँ, जो राजस्व व्यय होते हैं उसमें भी किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कोई केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार को कोई अनुदान दे रही है। ठीक, अनुदान देने का मतलब ये है कि वो राजस्व व्यय हो जाएगा, यानी कि राजस्व व्यय में आएगा। ठीक, लेकिन उस अनुदान से क्या किया आप लोगों ने, कोई भवन का निर्माण कर लिया, कोई स्कूल का निर्माण कर लिया, कोई अस्पताल का निर्माण कर लिया, तो क्या होता है, किसी न किसी परिसंपत्ति का सृजन हुआ कि नहीं। तो जो उस परिसंपत्ति का सृजन हुआ, यदि हम उसको हटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये क्या है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा। ये 4 घाटे आप लोगों के अर्थव्यवस्था में हमेशा मतलब पूछे जाते हैं एग्जामों में। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो वाई.बी. रेड्डी जो 14वां वित्त आयोग था, आप लोग लिखना हो लिख लीजिए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी, ये लिखनी है ना, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित अनुदान, ये परिभाषा पूछी जा सकती है, आप लोग लिख लीजिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी द्वारा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने की अनुशंसा या रिकमेंडेशन जिसे कहते हैं, अनुशंसा की गई थी। अभी तो आप लोग 4 घाटा पढ़े हैं, कम से कम 7-8 घाटा, 4-5 घाटा अभी और पढ़ना है। जीरो बेस बजट पढ़े हैं आप लोग, शून्य बजट किसे कहते हैं, जेंडर बजट किसे कहते हैं, परिणाम बजट किसे कहते हैं, परफॉर्मिंग बजट किसे कहते हैं, लाइन आइटम बजट किसे कहते हैं, आउटकम बजट किसे कहते हैं। सारे बजट आप लोगों को पढ़ना है। और क्रियात्मक घाटा किसे कहते हैं, ऑपरेशनल बजट किसे कहते हैं। एक और घाटा है सबसे बड़ी चीज की, ट्विन डिफिसिट जिसे कहते हैं, जुड़वा घाटा। अभी तुम जुड़वा की बात कर रहे थे, जुड़वा पढ़ाते हैं, जुड़वा घाटा। अब फिर पूछो जुड़वा घाटा क्या है। जुड़वा घाटा हो जाता है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जुड़वा घाटा आपका क्या है, ये दोनों एक साथ नहीं पैदा हुए थे, ठीक है, ये अलग अलग पैदा हुए थे, नाम रख दिया गया है।
जुड़वा घाटा मतलब राजकोषीय घाटा प्लस चालू खाते का घाटा। चालू खाते का घाटा समझ रहे हैं किसे कहते हैं? चालू खाता का नाम सुने? करेंट अकाउंट। अकाउंट तो सुने होंगे, करेंट अकाउंट किसे कहते हैं? कोई खुलवाया है करेंट अकाउंट कभी? पैसा से एटीएम पैसा निकालने गए हो कि नहीं? गए होगे, उसमें जब डाले होगे एटीएम में आया होगा एक सेविंग अकाउंट एक करेंट अकाउंट, है ना? तो करेंट अकाउंट वो वाला करेंट अकाउंट नहीं, सोचिए सर, एक वो भी नहीं है तो फिर दूसरा वाला कौन सा आ गया? कौन वाला है ये? सेविंग वाला। तो इसका चालू खाता घाटा फिर क्या लिखा हुआ है? देखिए राजकोषीय जो घाटा होता है, जुड़वा घाटा यानी ज्वाइंट डेफिसिट की अवधारणा इस वजह से आई कि अभी तक हम लोग जो घाटे का आकलन करते थे वो एक देश के अंतर्गत जो हम लोगों की जो व्यय होते थे और जो हम लोगों की आय होती थी उसी को हम लोग इसमें शामिल करते थे। ठीक, अब हम लोग जो ज्वाइंट डेफिसिट इसलिए अध्ययन करते हैं कि हम एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी विदेशों से उधारी मंगाते हैं, अभी विदेशों को कुछ बेचते हैं, तो आप लोग एक वर्ष के अंतर्गत जितना भी लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो आपको घाटा प्राप्त होता है या फिर हो सकता है कि आपकी जो उधारियां हैं वो ज़्यादा हैं और जो आपकी जो निवेश मतलब आप लोग विक्रय कर रहे हैं वो कम है, तो जाहिर सी बात है आपको घाटा मिल होगा। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, विदेशों से 1000 रुपये पा रहे हैं और विदेशों को कितना दे रहे हैं? 1200 रुपया, तो कितना घाटा मिलेगा आप लोगों को? 200 रुपया। तो जो 200 रुपया होगा वो क्या हो जाएगा? आपका चालू खाता घाटा होगा। ठीक, यानी कि चालू खाता घाटा क्या होता है? उसमें जब आप लोगों को भुगतान संतुलन या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी मौका मिलेगा पढ़ाया जाएगा तो उसमें विस्तार से बताऊं कि इसमें क्या क्या मदे शामिल होती है। ठीक, चालू खाते घाटे में रिपेमेंट ऑफ मतलब एक ट्रांसफर पेमेंट शामिल होता है, एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी लेन देन किए जाते हैं उन सब सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। चालू खाता घाटा क्या है? जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी लेन देन करते हैं उनसे जो आपको घाटा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? चालू खाता घाटा कहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है वो वाला घाटा मत समझ लीजिएगा जो आप लोग एटीएम में जाते हैं और करेंट अकाउंट लिखा रहता है, वो वाला दूसरी चीज़ है। कभी बैंकिंग में जब पढ़ाएंगे तो बैंकिंग में उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो हम लोग घाटे की बात कर रहे हैं, चालू खाते घाटा है मतलब हम लोग विदेशों से जो आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, तो जो हमारे आयात ज़्यादा होते हैं निर्यातों से, तो हमको उतनी मात्रा में दूसरे देशों को ज़्यादा रुपया देना पड़ता है। ठीक, वो क्या कहलाता है? हमारा चालू खाता घाटा कहलाता है। अब अगले हेडिंग निकाल लीजिए आप लोग, क्रियात्मक घाटा। अगले हेडिंग निकाल लीजिए आप लोग, क्रियात्मक घाटा। क्रियात्मक घाटा लिख लीजिए राजकोषीय घाटा, माइनस ठीक समायोजन। क्रियात्मक घाटा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा माइनस स्फीति समायोजन। ठीक, अब इतना ज़्यादा घाटा आप लोग पढ़ लिए हैं तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कौन सी किसकी परिभाषा कौन सी है। ठीक, तो फिर से मैं आज एक बार कह रहा हूँ आप लोगों को, किताबों जो है एक बार टटोल लेना एक बार जाके, ठीक है, कहीं जहाँ मिल जाए कोई भारतीय अर्थव्यवस्था की जो किताबें खरीद लीजिए, इंप्रेस की जो आती हैं वहाँ ये सब घाटे लिखे होंगे और जो वहाँ की जो भाषा होगी लैंग्वेज होगी वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तब आप लोगों को मेरा चेहरा याद आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे मरकरवा लिखा है ये याद आएगा। ठीक, तो ये आप लोग खोल के देखिएगा और फिर समझिएगा। किताबों डायरेक्ट पहुँच जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमको किताब का तो नहीं समझ में आया, जब से पढ़े तभी हम लोगों को समझ में आया। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। किताब में लिस्ट आउट तो 4-6 तो नई नई परिभाषाएं दे देगा जो उसमें आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, तो कह देंगे कि ये तो दूसरा लिखवाक चले गए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि एक बार किताबों को अपना टटोल के देखिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्रियात्मक घाटा क्या है। जब राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा मतलब हमारे
हमारे देश में जितने भी आप लोग व्यय कर रहे हैं और जो आपकी आय जितनी आपको आय प्राप्त हो रही है, तो आपकी जब व्यय ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी आय कम होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने 200 रुपया क्या किया, व्यय किया और आपको प्राप्त कितना हुआ 150 रुपया, तो आपको कितना घाटा हुआ 50 रुपया। तो जब आप 50 रुपया क्या कर रहे हैं मार्केट में एक्स्ट्रा व्यय कर रहे हैं, तो जब आप लोग मार्केट में एक्स्ट्रा व्यय करेंगे तो उसके पहले मैंने आप लोगों को फिजिकल पॉलिसी पढ़ाया था। और फिजिकल पॉलिसी मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी किसको कहेंगे, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यही पॉलिसी कहलाती है कि जब आपकी आय कम होती है और आप जरूरत से ज़्यादा व्यय करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक, विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या है कि जब आपकी आय कम हो और आप उससे ज़्यादा व्यय कर रहे हो, वो क्या कहलाती है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। तो जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है उसके कारण क्या होता है कि जब आप लोग व्यय करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है। ठीक, मांग बढ़ती है तो क्या होता है कि जब किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक, जब कीमतें बढ़ जाती है इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति आ जाती है। ठीक, तो जब उस मुद्रास्फीति का जब हम लोग समायोजन कर देते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में कितनी वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में आर्थिक परिस्थितियां एक्चुअल में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है। तो जब हम लोग स्फीति का समायोजन, मतलब स्फीति जो हम लोगों राजकोषीय घाटा की वजह से क्या होता है, आप लोग जब व्यय करते हैं तो स्फीति बढ़ जाती है। ठीक, तो जब हम लोग स्फीति का समायोजन कर देते हैं तो उस घाटे को क्या कहते हैं, क्रियात्मक घाटा कहते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ आया, क्रियात्मक घाटा क्या कहलाता है, जो आपका राजकोषीय घाटा है उसमें यदि आप लोग स्फीति का समायोजन कर दें, मतलब आप लोग स्फीति घटा दें। आप लोगों ने दो चीजें नाम कभी पढ़ा होता तो जरूर याद आ जाता, एक होती है नील और एक होती है रील। क्यों नया नया सुने होंगे इसको, नई नई चीजें लेके आ, एक तो पहले यही सोच रहे होंगे, पहले वही नहीं समझ में आ रहा है तो लेके धर दिए इसको, है ना, खत्म नहीं हो रहा है। देखिए पहली बार ऐसा मुझे हुआ है कि 6 क्लासें मिली है फिजिकल पॉलिसी के लिए। ठीक, तो 6 क्लासें मिली, इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना बड़ा टॉपिक होगा, कितना बड़ा ब्रॉड टॉपिक होगा। 6 क्लासें क्या, यदि 15-20 क्लासें मिल जाए तो चलती रहेगी फिजिकल पॉलिसी। इतना आसान है क्या सरकार की चीजें, इतना 5-6 क्लासों में आप लोग समझ लोगे। तो ये क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है, ये होती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसकी हिंदी क्या होगी, नॉमिनल मतलब कि मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। ठीक, ये क्या है, मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर, ये क्या है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। तो जो वास्तविक प्रभावी विनिमय दर है, इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज रेट नील में क्या होता है, जब हम लोग एक देश के दूसरे देश से जो विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, तो जिस दर पर करते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक, मतलब आप लोग दूसरे देश से, मान लीजिए अमेरिका से कुछ आयात कर रहे हैं, तो अमेरिका से जब आप लोग कुछ आयात करेंगे तो कुछ निर्यात करेंगे, या कुछ निर्यात कर रहे होंगे तो कुछ आयात करेंगे। ठीक, तो कुछ ना कुछ रेट होगा ना, किस दर पर आप लोग लेन देन करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट समझ गया। उसी तरह क्या होता है, मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि आप लोग जब दूसरे एक देश में, मान लीजिए हमारे यहाँ 10% मुद्रास्फीति है, अमेरिका में क्या है 5% की मुद्रास्फीति है, तो 5% हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो जब उसको हम लोग घटा देंगे तो कुल स्फीति का जो समायोजन होगा क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें क्या होता है, स्फीति का समायोजन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जो होती है उसको हम लोग रील कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, हम लोग स्फीति का समायोजन करते हैं। उसी तरह हम लोग क्रियात्मक घाटा जब देख रहे होते हैं तो जो हम लोगों के यहाँ स्फीति हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि राजकोषीय घाटा हुआ है। राजकोषीय घाटा का मतलब सार्वजनिक व्यय अधिक हो गए हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि आपको मुद्रास्फीति आई है, और उसका आप लोगों ने जब समायोजन कर देते हैं तो घाटा कहलाता है क्रियात्मक घाटा। अगली आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, बजटीय घाटा। अभी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, बजटीय घाटा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये खत्म हो चुका है, मतलब समाप्त कर दिया जा चुका है। ठीक, यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से घाटे का वर्तमान में अस्तित्व तो नहीं है, तो बजटीय घाटा। यही आप लोगों से पूछा जा सकता है।
बजटीय घाटा। अब ये क्यों खत्म हो गया इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। बजटीय घाटा क्यों कीजिए आपको, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। अब ये खत्म क्यों हो गया ये भी बता दे, थोड़ा सा कहानी सुना दे। अब वो वाली कहानी नहीं है, चुटकुला वाली नहीं रहेगी, ठीक है। चुटकुला वाली कहानी कभी बाद में सुनाएंगे, यहाँ चुटकुला वाली कहानी सुनाते रह जाएंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसकी कहानी ये है, कहानी अर्थशास्त्र वाली का, ठीक है। अच्छा, कहानी का नाम ले लेते हैं तो आपको लगता होगा कुछ नया चीज आने वाला है, और देखते हैं कि फिर उसी में आ जाते हैं आप लोग। पौधा पहाड़ निकली चुड़िया है। तो बजटीय घाटा क्यों खत्म हुआ कि आपकी जो कुल प्राप्तियां हैं, यदि कुल व्यय अधिक हो जाते तो किससे, कुल प्राप्तियों से। तो मतलब यही है कि जो आप लोगों ने अभी पढ़ा ना, जितना प्राप्तियां पड़ी थी, यदि उनसे क्या है व्यय अधिक हो जाते थे तो सरकार क्या करती थी कि आरबीआई से एडहॉक ट्रेजरी बिल के द्वारा नोट इशू करवाती थी। पढ़ाया था ट्रेजरी बिल कि नहीं पढ़ाया था, पिछले साल नहीं पढ़ाया, भूल गए। और सही काम तो याद करेंगे, सर फिर पढ़ाना हो फिर पढ़ाओ, फिर कहते ना भूल गए थे, याद रखेंगे का है। वैसे भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, इतना याद। ट्रेजरी बिल का नाम सुने कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं पिछले साल वाले? 1 2 3 4 5 6 लोग, 7। ट्रेजरी बिल का नाम सुने हो? मैं जब आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, मनी मार्केट पढ़ा रहा था, मुद्रा बाजार पढ़ा रहा था, तो मैं आप लोगों को ट्रेजरी बिल के बारे में बताया हूँ, ठीक। अब जब फिर से इस बार मौका मिलेगा तो फिर से बताएंगे, पढ़ते रहिए इसी तरह, हम पढ़ाते रहे बढ़िया। ट्रेजरी बिल क्या होता था कि सरकार क्या करती है कि कम समय के लिए या आकस्मिक समय के लिए अल्पकालिक एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से ऋण होता है। जब सरकार को आवश्यकता से अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती थी तो सरकार क्या करती थी कि आरबीआई से ट्रेजरी बिल के द्वारा रुपया वापस लेती थी या रुपया मांगती थी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि उधार लेती थी, ठीक। जब सरकार ट्रेजरी बिल के द्वारा क्या करती थी, उधार लेती थी, और उस उधार के द्वारा क्या करती थी कि इन प्राप्तियों, इन व्ययों को पूरा करती थी। हुआ क्या कि 1997 में अर्थोपाय अग्रिम, अर्थोपाय अग्रिम 1997 में एक कॉन्सेप्ट आया। इसके बारे में जब हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा अर्थोपाय अग्रिम क्या है। बस आप लोग नाम सुन लीजिए कि कोई एक व्यक्ति का नाम है जो है अर्थोपाय अग्रिम, नाम है इतना खतरनाक है, याद नहीं होगा। पूछ लेता है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, मतलब ये आया कॉन्सेप्ट कब आया, तो 1997 में। 1997 में अर्थोपाय अग्रिम की एक नई प्रणाली विकसित की गई थी और एडहॉक ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया। एडहॉक ट्रेजरी बिल में आप लोगों को पहले बता दूं ये क्या होता है। शॉर्ट टर्म एक तरफ से डिपॉजिट होते हैं या फिर एक तरफ से उधारी होती है। जब क्या होता है कि सरकार को, मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट है इसका ट्रेजरी बिल का ये है कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि 90 रुपए है, सरकार को कितना रुपया चाहिए, मान लीजिए सरकार कह रही है उधार लेना चाहती है, ठीक। तो सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से उधार लेती थी, कैसे कि 90 रुपए का कोई बॉन्ड दे दी और कह दी कि 15 दिन बाद, 14 दिन बाद हम आपको क्या करेंगे, 100 रुपए दे देंगे, ठीक। ये जो अल्पकालिक एक तरफ से सरकार को 90 रुपए की आवश्यकता थी, सरकार ने क्या किया, 90 रुपए का उधार ले लिया और बदले में 14 दिनों बाद 100 रुपए देने का वचनबद्ध हुआ। इसलिए कोई व्यक्ति क्या किया, जब एक तरफ से इस बॉन्ड को खरीदा तो क्या कहलाएगा, ट्रेजरी बिल कहलाएगा, ठीक। जब हम लोग ट्रेजरी बिल के बारे में देखते हैं तो क्या है कि आरबीआई के द्वारा एक तरफ से जो सरकार होती थी तो अपने उधारों को पूरा करने के लिए आरबीआई से उधार लेती थी, ठीक। तो जब आरबीआई से जिस दर पर उधार लेती थी उसको क्या कहते थे, ट्रेजरी बिल कहते थे। जब इसको क्या किया गया 1997 में अर्थोपाय अग्रिम आने के कारण ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये आकस्मिक स्थितियों पर लिए जाते थे।
ये आकस्मिक स्थितियों पर लिए जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो बजट का मतलब एक तरफ से समायोजन होता था वो मेंटेन नहीं हो पाता था। ठीक, जब भी आप आवश्यकता पड़ी सरकार को, सरकार इसके क्या करती थी, ऋण ले लेती थी। तो ये क्या था कि मेंटेन नहीं हो पाता था। इस वजह से क्या किया कि सरकार ने 1997 में एक नया प्रणाली लाई, ऑक्युपाई अग्रीम, और एडहॉक ट्रेजरी बिल को क्या किया, समाप्त कर दिया। तो जब एडहॉक ट्रेजरी बिल समाप्त हो गया तो अब इसको जब प्राप्तियां मिली ही नहीं तो क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बजटीय घाटा क्यों खत्म हुआ, पता चला। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, फिर भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, मान लीजिए आपको कोई मित्र, सखा, सहेली जो भी है, पता चला क्या हुआ कि आप उससे क्या है कि उधार ले लेते थे और काम चला लेते थे। चलो ठीक है, उसको मार नहीं रहे हैं, कहीं भेज दे रहे हैं अमेरिका। ठीक, पता चला अमेरिका चला गया। अब आपसे ना तो फोन में कांटेक्ट हो पा रहा है, ना बातचीत हो पा रही, तो आप उधार ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो आपका काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी तरह बजटीय घाटा क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जो इसकी प्राप्तियां थी वो कहाँ से मिलती थी, आकस्मिक एडहॉक ट्रेजरी बिल के द्वारा। और जब एडहॉक ट्रेजरी बिल खत्म हो गया, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक, तो बजटीय घाटा वह घाटा है जिसमें क्या है कि वर्तमान समय में इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इसका फार्मूला क्या है, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। ठीक, लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि वर्तमान समय में इसका अस्तित्व नहीं है या इसको समाप्त किया जा चुका है। और पढ़ेंगे अभी 1.5 घंटा। अभी तो बहुत क्लेम कर रहे थे, कह रहे थे कि वो 1.5 घंटा पढ़ाया नहीं गया है, बहुत जल्दी छोड़ दिया गया है, और अभी तो 1.5 घंटा नहीं हुआ है आप लोगों का। वही कह रहे हैं कि अभी तो 1.5 घंटा नहीं हुआ है आप लोगों को। बहुत लंबा टाइम मालूम हो रहा है। बाकी सर 1 घंटा और पढ़ा दीजिए। एक घंटा और पढ़ा दें। 1 घंटा मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं पढ़ा दूंगा तो आधी क्लास खाली हो जाएगी। नहीं सर, 1 घंटा नहीं 1 घंटा होगा था। अच्छा, 1 घंटा और होता है। चलो ठीक, कहानी सुना देते हैं तो घंटे की। ठीक है, रहने नहीं, चलो ठीक है, रहने देते हैं। कल बोर हो रहे होगे आप लोग, कल बताएंगे जब अगली क्लास होगी, पिछली घाटे में होगी बाद में। क्वेश्चन आ जाता है।